देखो बच्चों, मैं आज को आपको जो है एमपीपीएससी मेंस में 2 मार्कर यानी 2 नंबर के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा कि कैसे लिखना होता है इन प्रश्नों को। जो 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न की अलग अलग मांग होती है। उस मांग के अनुसार ही उसका आंसर लिखा जाता है। कुछ 2 नंबर के प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनमें एक शब्द में भी आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनका आंसर आपको 10 शब्द से 20 शब्द में लिखना पड़ेगा। तो उनमें से हम आज कुछ जो 2 नंबर के मार्कर हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, आपको लिखना क्या है। जैसे ये मैंने लिखा है भट्टार्क। तो आज मैं आपको गुप्तोत्तर काल के पश्चात जो भारत में शासन व्यवस्था थी, जिन वंशों ने शासन किया, तो उनके बारे में ये मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं जो मैंने कोशिश की है। और मैं एमपीपीएससी मेंस 2 बार लिख चुका हूँ, 2019 का और 22 का। ये बात अलग है। ठीक है, तो हम देखते हैं भट्टार्क। तो भट्टार्क कौन है, तो हम पॉइंट डाल के भी मतलब इस तरीके से जो मैंने लिखा है इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप अपना पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं, जैसा आप लिखना चाहें। मैंने ऐसे लिखा है, अब आप कैसे लिखना चाहते हैं वो आप देख लें। जैसे भट्टार्क है, तो मैंने लिखा है इसके बारे में हमें बताना कि ये कौन है। तो पहला पॉइंट है वल्लभी गुजरात के मैत्रक वंश का संस्थापक। तो हमने इस लाइन में ये बता दिया कि भट्टार्क किस वंश का है, कौन है, ये बता दिया, यानी मैत्रक वंश का संस्थापक है। दूसरी बात, ये किस क्षेत्र पे मतलब से संबंधित है वो भी बता दिया, यानी वल्लभी गुजरात। तो हमने इसका क्षेत्र बता दिया और इसका वंश बता दिया। दूसरी बात, इसने सेनानी यानी सेनापति की उपाधि धारण की। तो हमने 2 मतलब पॉइंट में हमने कोशिश की है इसके बारे में बताने की। ठीक है, तो हमें इसका परिचय देना है, तो हमने दे दिया। एक तो क्षेत्र बता दिया कि किस क्षेत्र से संबंधित था, कौन से वंश का था ये, और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी। यदि आपको इससे भी अच्छा कोई और इसने कोई काम किया हो तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न है तोरमाण, कि तोरमाण कौन है। तो तोरमाण के बारे में हम लिखेंगे भारत में हूण सत्ता का संस्थापक, जिसका साम्राज्य पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब तथा मालवा क्षेत्र तक था। दूसरा पॉइंट में साक्ष्य बताएंगे कि साक्ष्य क्या है। तो साक्ष्य में है कि कुरु अभिलेख पंजाब तथा एरन अभिलेख से इसके क्या मिलते हैं, हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो तोरमाण जो है, हमने पहली लाइन में बताया कि ये कौन है, हूण शासक है, और भारत में हूण सत्ता का ये संस्थापक है। और इसका जो राज्य क्षेत्र था वो किस एरिया में था, इसका जो राज्य क्षेत्र है वो किस एरिया में है। तो ये हमने बताया कि इसका राज्य क्षेत्र पंजाब मालवा क्षेत्र तक था, पश्चिमोत्तर भारत तक था। अब आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो हूण शासक हुए ये कहाँ से आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे। और मुख्य रूप से इसमें 3 शासक हुए हैं। कुशनवाज हुआ है पहला, दूसरा तोरमाण हुआ है, तोरमाण का पुत्र हुआ है मेहरकुल। तो इन्होंने क्या किया था, भारत में जो है सत्ता स्थापित की थी। तो तोरमाण जो है भारत में हूण सत्ता का संस्थापक था, कुशनवाज नहीं था। ठीक है, तो हमने पहली लाइन में क्षेत्र बता दिया कि इसका राज्य क्षेत्र कहाँ था, और ये कौन था, किस वंश का था, ये बता दिया।
दूसरे में हमने साक्ष्य बताया कि इस बात के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो हमने साक्ष्य में बताया है कि कुरा अभिलेख जो है वो साक्ष्य देता है कि हूणों का भारत, पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब और मालवा क्षेत्र में क्या था, शासन था। अगला है हूण मंडल। हूण मंडल क्या है, तो हूण मंडल के बारे में बताएंगे। मालवा का समीपवर्ती वह क्षेत्र जहाँ हूणों का शासन था, यानी हूणों का जहाँ शासन था उस क्षेत्र को हूण मंडल कहते हैं। अब साक्ष्य किससे मिलेंगे, तो ऐरन अभिलेख और ग्वालियर प्रशस्ति लेख। तो ग्वालियर प्रशस्ति और ऐरन अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो हूण शासकों ने जिस क्षेत्र पर राज्य किया उसी को उन्होंने क्या बोला, हूण मंडल बोला। उनके शासन क्षेत्र को हूण मंडल कहा गया, ठीक, इस नाम से जाना गया। अब अगला प्रश्न है बांसखेड़ा ताम्र अभिलेख। तो बांसखेड़ा ताम्र अभिलेख के बारे में हमें बताना पड़ेगा। कहेंगे पहले पॉइंट में लिखेंगे, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हर्षवर्धन का प्रथम अभिलेख। कहा जाता है कि ये हर्षवर्धन का प्रथम अभिलेख था। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, तो हमने इसमें एक तो बांसखेड़ा अभिलेख किससे संबंधित है, हर्षवर्धन से। हमने बता दिया कि हर्षवर्धन का ये पहला अभिलेख था, ठीक है, ये बता दिया। दूसरा ये बता दिया ये कहाँ पर स्थित है, तो हमने ये भी बता दिया कि ये कहाँ स्थित है, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में। दूसरे पॉइंट में इसमें वर्धन वंश की वंशावली तथा हर्ष का हस्ताक्षर उत्कीर्ण है, इस बात के साक्ष्य हैं। यानी हर्षवर्धन ने जो हस्ताक्षर किए थे वो उत्कीर्ण है इस पर। और इसमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है, वर्धन वंशावली मिलती है, मतलब वर्धन वंश में कौन कौन राजा हुए। कहा जाता है कि नरवर्धन, प्रभाकरण वर्धन के 2 पुत्र हुए, एक राजवर्धन था, एक हर्षवर्धन था। उसकी एक पुत्री क्या था, प्रभावती नहीं राजश्री, प्रभावती नहीं राजश्री उनका था। तो इस के जो है हमें इस बांसखेड़ा अभिलेख से जो है इस बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक। तो हमने इसमें देखो, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। मतलब अगर किसी राजा को पूछा है तो वो किस वंश से है, फिर दूसरी वो लिखना है, वंश का नाम बताना है। दूसरी बात ये भी बताना है कि उसने भारत में कहाँ पर राज्य किया, ठीक, उसका शासन क्या था। फिर ये बताना है कि साक्ष्य क्या हैं। तो समझ में आ रहा है कि 2 नंबर में हमें लिखना क्या है, तभी आपको नंबर मिलेंगे जब आप उसके बारे में ही बता। दूसरी बात, हमें अनावश्यक जानकारी भी नहीं देनी है कि पूछा है हर्षवर्धन के बारे में, लिख रहे हैं किसी और के बारे में। मतलब जिसके बारे में पूछा है उसी के बारे में आप लिखें, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। अब इस प्रश्न का आंसर है भैंसांग को। अब आगे क्योंकि प्रश्न में इसका एक ही शब्द में आंसर है, अब आगे आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आगे आप अनावश्यक ना लिखें, क्योंकि उसने सीधा बोला है कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, हर्षवर्धन को। अब आगे आप क्या लिखना चाहोगे, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि प्रश्न की डिमांड के अनुसार उसका आंसर बनेगा, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अब प्रश्न की डिमांड यहाँ पे क्या है, अगर और कुछ वो जानना चाहता तो हम लिख सकते थे, लेकिन उसने डायरेक्ट बोला है कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हमने बता दिया भैंसांग, ख़त्म। अब आप इसमें अनावश्यक जानकारी लिखते रहो तो आपका समय बर्बाद होगा, क्योंकि वहाँ पे समय आपको बचाना है, और जितना समय आप बचाएंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ समय की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत स्पीड में लिखना होता है, ठीक है। तो आगे है हरहा लेख। अब हरहा लेख के बारे में हम बताएंगे किस वंश का है, कहाँ स्थित है, इसके रचयिता कौन है और इसके बाद की जानकारी किससे मिलती है। तो हम बताएंगे हरहा लेख, तो हम बताएंगे बाराबांकी उत्तर प्रदेश में स्थित मोखरी वंश का अभिलेख। तो हमने इसमें 2 जानकारी दे दी, एक तो ये कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के बाराबांकी ज़िले में।
दूसरी बता दी कि ये मोखरी वंश से संबंधित है। अब इसके रचयिता कौन है? रवि शांति है। फिर साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं इसके? तो इसमें मोखरी, इसमें मतलब जो साक्ष्य मिलता है वो किस बारे में मिलता है? तो मोखरी वंश के ही बारे में मिलेगा। तो साक्ष्य में लिखा हमने, इसमें मोखरी वंशावली प्राप्त होती है। तो हमने इसमें 3 चीज़ें हमने बता दी, तो हमें इसके फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये लिखना है। तो इस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी है। प्रश्न की डिमांड के अनुसार हमें आंसर लिखना है। ठीक है, आगे अब अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख में किस शासक को शकलोत्तरा पथनाथ कहा गया है? शकलोत्तरा पथनाथ कहा गया है। तो इसमें एक ही आंसर है, एक शब्द में, हर्षवर्धन को। किसको कहा गया है? हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है, जय स्कंधावार। जय स्कंधावार क्या है? जय स्कंधावार, तो हम आंसर लिखेंगे, हर्ष द्वारा साम्राज्य भ्रमण के दौरान बनाए गए अस्थायी निवास। मतलब जब हर्षवर्धन अपने साम्राज्य के भ्रमण पर जाता था, यानी साम्राज्य में देखने जाता था कि मेरे साम्राज्य में शासन का संचालन किस प्रकार हो रहा है, तो जब वो साम्राज्य के भ्रमण के लिए जाता था, गांव में दूर दराज शहरों में जाता था, देखता था कि शासन कैसा चल रहा है, जनता जो है मेरे शासन से खुश है कि नहीं है, ये सब देखने जाता था। तो उसके निवास के लिए कुछ अस्थाई भवन या महल वगैरह बनाए जाते थे, उन्हीं को बोला गया जय स्कंधावार। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बता दिया कि जय स्कंधावार क्या है। ये हर्षवर्धन द्वारा निर्मित किया गया, के काल में बनाया गया और अस्थाई निवास थे। यामचीटी। यामचीटी क्या है? हर्षवर्धन के समय रात्रि में पहरा देने वाली महिला सुरक्षा कर्मी, यानी एक प्रकार की पुलिस, यानी गार्ड। ठीक है, तो जो महिला पुलिसकर्मी होती थी, जो रात्रि में सुरक्षा यानी सुरक्षा के लिए पहरा देती थी, वो हर्षवर्धन के समय, तो हमने इसमें 2 जानकारी, एक तो हर्षवर्धन के समय रात्रि में पहरा देने वाली महिला सुरक्षाकर्मी, ये बता दिया। तो ये चीज़ हमने इसमें कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब अगला है त्रिकोणात्मक संघर्ष। ठीक है, तो ये यामचीटी हो गया। त्रिकोणात्मक संघर्ष देखें, 8वीं सदी में कन्नौज पर आधिपत्य हेतु तत्कालीन 3 बड़ी शक्तियों गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ सत्ता संघर्ष। त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या है? तो हमने इसमें बताया कि समय बता दिया, कब? 8वीं शताब्दी। और स्थान किसके लिए संघर्ष हो रहा है? तो कन्नौज क्या था उस समय 8वीं शताब्दी में सत्ता का प्रमुख केंद्र था, तो उस पर आधिपत्य करना मतलब भारत पर अधिकार करना। तो कन्नौज पर आधिपत्य हेतु उस समय तत्कालीन 3 बड़ी शक्तियाँ थीं, गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे और राष्ट्रकूट थे। इनके मध्य कन्नौज पर अधिकार हेतु क्या हुआ? युद्ध हुआ और तीनों पक्ष लड़े, आपस में संघर्ष हुआ और अंततः इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार विजयी हुए और उनकी सत्ता स्थापित हुई। ठीक है, तो हमने इसमें बता दिया त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या है। तो 8वीं सदी यानी समय बताया, किस लिए हुआ? कन्नौज पर आधिपत्य हेतु 3 बड़ी शक्तियों उस समय की, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ठीक, तो इस तरीके से ये लिखना है आपको। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इसमें हम बताएंगे कि भागलपुर बिहार अवस्थित, मतलब कहाँ स्थित है? भागलपुर बिहार। किस चीज़ से संबंधित है? बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। यानी बौद्ध धर्म में अगर देखा जाए तो एक वज्रयान संप्रदाय है और एक दूसरा जो है आपका हीनयान और महायान, ये 3 शाखा इसमें संप्रदाय हैं। यानी बौद्ध धर्म में 3 भागों में डिवाइड है, हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक, तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो वज्रयान शाखा से संबंधित था। तो भागलपुर बिहार में
अवस्थित बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। दूसरा संस्थापक, इसका संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल, क्योंकि ये विश्वविद्यालय है तो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, उसने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है राजशेखर, ये कौन है? लेखक है। तो इसमें लिखेंगे अपन कि पहला, गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम तथा महिपाल के दरबारी साहित्यकार थे। तो कौन थे ये? साहित्यकार थे। किस वंश के राजा के दरबार में रहते थे? तो हम बताएंगे गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल और महिपाल। ठीक, रचनाएं इनके द्वारा कौन सी लिखी गई? तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और बिंदुसार भंजिका। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, जिसमें तत्कालीन शासक महेंद्र पाल प्रथम और महिपाल के शासन की जानकारी मिलती है। इस वंश के वंशावली और इनसे पहले भी जो राजा हुए, जैसे इस वंश में और भी राजा हुए हैं गुर्जर प्रतिहार वंश में, उनके शासन की भी जानकारी इसमें देखने को मिलती है, इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बिंदुसार भंजिका। तो आज हमने इतने प्रश्न किए हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए 2 नंबर के प्रश्न और 7 मार्कर और 10 मार्कर यानी 7 नंबर के प्रश्न और 10 नंबर के प्रश्न किस प्रकार से लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ, तो मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो धन्यवाद।